बात प्रधानमंत्री मोदी के उनके 5 देशों के सफल दौरे की, जो कि संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे के बाद थोड़ी ही देर में भारत लौटने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबा विदेश दौरा था और उसके आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया पहुंचे थे। आपको बता दें, यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इससे पहले वो घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील गए थे। कल दौरे के आखिरी दिन जब वो नामीबिया पहुंचे तो वहां भी जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। साथ ही नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से भी प्रधानमंत्री को नवाजा गया। देखिए, खुद नामीबिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंची। इस दौरान पारंपरिक नृत्य पेश किया गया और पीएम मोदी ने भी स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाया। होटल में भी पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। हर कोई पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब था। पीएम मोदी सभी से मिले और सबका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी स्टेट हाउस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से नवाजा गया। पीएम मोदी ने आभार जताया और सम्मान को दोनों देशों की दोस्ती को समर्पित किया। नामीबिया विश्व के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर्स में से है और भारत सबसे बड़ी डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री। हमारी साझेदारी भी इन्हीं हीरों की तरह जगमगाती रहेगी। तो 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री का संपन्न हुआ और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भारत भी लौट आएंगे। लेकिन इसी के साथ 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस बार भारत का मान बढ़ाया है, प्रधानमंत्री को दिया गया है, जिससे भारत का मान भी बढ़ा है। आपको बता दें, 3 जुलाई को घाना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड भी दिया गया भारत को। साथ ही 4 जुलाई को त्रिनिदाद एंड टोबैगो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 8 जुलाई की अगर बात करें तो ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये सम्मान भी भारत को दिया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री का सबसे लंबा दौरा विदेश का ये रहा है, जिसमें 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। और ऐसे में आज थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भारत वापस लौट आएंगे। लेकिन इन 5 देशों के दौरे में प्रधानमंत्री और भारत को कैसे सम्मानित किया वो हम आपको बता रहे हैं। 9 जुलाई को नामीबिया ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, जिसे सर्वोच्च सम्मान नामीबिया का माना जाता है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मोदी के नारों की गूंज के बीच नामीबिया की संसद में सांसदों ने तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। संबोधन में पीएम मोदी ने नामीबिया को विश्वसनीय साझेदार बताया, लोकतंत्र की ताकत और भारत के संविधान की शक्ति की बात की। ये भारत का संविधान है, जिसके कारण एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है। ये संविधान की ही ताकत है, जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास संविधान की गारंटी है। और ये जो मामला है कैंटीन में विधायक की गुंडागर्दी का मामला महाराष्ट्र विधान परिषद तक भी पहुंच गया है। विपक्ष ने आरोपी विधायक के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है, तो वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी उचित कार्यवाही का पूरा भरोसा दिया है। देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के एमएलसी अनिल परब ने मामला विधान परिषद में उठाया। जल्द से जल्द बिना देर किए शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।
सीएम फडणवीस ने भी कैंटीन कांड पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः बॉक्सिंग स्टाईलने मारतोय, त्याला निलंबित करा। मी देखील त्याची माहिती घेतली आणि तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे आपल्या कोणाही करता भूषणावं नाही। पण आणि माननीय अध्यक्ष या दोघांनी याचा कॉग्निझन्स घ्यावा आणि या संदर्भात काय पुढील कारवाई करायची ते आपण करावी। आरोपी विधायक संजय गायकवाड़ शिवसेना शिंदे गुट के हैं, लिहाजा सवाल एकनाथ शिंदे से भी पूछे गए तो शिंदे ने भी गायकवाड़ की हरकत को गलत करार दिया। गुस्से में आकर वो मारपीट की है, उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा और हम लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास अधिकार है। तो अगर जिधर गलत होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं है। और महाराष्ट्र में जारी भाषाई विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक और भाषाई भाषण सुर्खियों में, जिसकी शुरुआत उन्होंने अंग्रेजी से की और फिर पूरा भाषण मराठी में दिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी समझाया, देखिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पहले एक वक्ता ने हिंदी में बात रखी, फिर दूसरे ने अंग्रेजी में। उसके बाद फडणवीस बोले, If I speak in English, my thoughts and views will reach you. If I speak in Hindi, along with you, it will reach the newspapers. But if I speak in Marathi, all these my media friends who are here will directly telecast my speech and it will reach the entire Maharashtra. इसके बाद फडणवीस ने अपना पूरा भाषण मराठी में दिया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी भाषा विवाद पर बयान दिया। कहा, विरोध किसी भाषा का नहीं बल्कि भाषा थोपणे का है। मराठी माणूस तर एकवटलेला आहेच। आमचं म्हणणं परत परत सांगतोय की कोणत्या भाषेला विरोध नाही, पण सक्तीला विरोध आहे। सर्व जनतेची काळजी घ्यायला पाहिजे, कोणतीही भाषिक दादागिरी आमच्यावरती होता कामा नये। और यूपी में जेपी निक को लेकर योगी सरकार समाजवादी पार्टी के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया। आज सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर कहा कि वो जेपी निक को खरीदना चाहती है, देखिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेपीएनआईसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। राजनीति में जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सरदेय जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर पलटवार किया। जेपीएनआईसी को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बेचने का प्रयास कर रही है। इससे सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक धरोहर को, राजनीतिक धरोहर को और सांस्कृतिक धरोहर को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल पाएगा या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार के लिए दावा जरूर ठोक दिया है, देखिए। केजरीवाल का तर्क है कि उन्होंने एलजी के रहते हुए दिल्ली में इतने सारे काम करा दिए जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली। उधर बीजेपी भी केजरीवाल की मांग का समर्थन कर रही है, लेकिन वजह दूसरी है। उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, तो केजरीवाल इन सब दावेदारों के लिए नोबेल पुरस्कार ले सकते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह एक बोतल पर एक बोतल फ्री शराब दी, उसके लिए उन्हें नोबेल दिलवाया जाना चाहिए और इस पर विधानसभा में भी प्रस्ताव पास किया जाएगा।
देखिए, नेता जब विपक्ष में होते हैं तो ना जाने कितने बड़े बड़े वादे करते हैं और दावे करते हैं, लेकिन यही नेताजी जब सत्ता में आते हैं तो सच स्वीकारना इनकी मजबूरी बन जाती है। आज मध्य प्रदेश के मंत्री का एक बयान खूब वायरल हुआ है, देखिए। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि गड्ढों से मुक्ति का सपना जनता को छोड़ देना चाहिए। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में गड्ढा मुक्त सड़क की तकनीक अभी तक पैदा ही नहीं हुई। मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताते थे, और अब पीडब्ल्यूडी मंत्री के ऐसे बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। माननीय राकेश भैया, ये गड्ढे तो रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा इन खड्डों में दफन मिलेगी यार। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं रहती सिर्फ तब तक ही बड़ी बड़ी बातें करती है। चलिए अब बात करते हैं मौत के उस रास्ते की जिस पर चल रहे 13 लोगों की जिंदगी आज एक झटके में खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं गुजरात के वडोदरा जिले के उस पुल की जिसके बीच का एक हिस्सा कल अचानक टूट गया। महिसागर नदी में वो पुल गिर गया। जिस वक्त पुल का हिस्सा गिरा उस वक्त कई गाड़ियां उस पर चलकर दूसरी तरफ जा रही थी। पुल गिरने के बाद गाड़ियां नदी में समा गई। इसमें 2 ट्रक और 2 कार और एक ऑटो रिक्शा शामिल है, जबकि एक बड़ा सा टैंकर टूटे पुल पर लटकता नजर आया। देखिए, ये ऐसा बुरा सपना है, ऐसी दुर्घटना है जिसे कोई अपने दुश्मन के साथ भी होता नहीं देख सकता। गुलाबी साड़ी वाली ये महिला उन बदनसीब लोगों में थी जिनकी गाड़ी पुल से नीचे गिरी। ड्रोन वीडियो में पुल का एक बड़ा हिस्सा गायब दिखा और उसके नीचे गाड़ियों का ढेर। ये वीडियो उस वक्त का है जब हादसे के बाद गाड़ियां नीचे फंसी हुई थी। हादसे के वक्त पुल के उस हिस्से से 2 ट्रक, 2 कार, एक ऑटो रिक्शा गुजर रहा था। पुल गिरा तो ये सभी गाड़ियां नदी में गिर गई। पुल के 2 टुकड़े होने के बाद उसने कई जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन वडोदरा के उस पुल से गुजर रहा एक ऐसा टैंकर भी था जिसके ड्राइवर की किस्मत बहुत अच्छी थी। ड्राइवर ने बिल्कुल सही समय पर ब्रेक लगाया और अपने टैंकर को नदी में गिरने से बचा लिया। पुल पर लटके इस टैंकर को देखकर आप भी वडोदरा में हुए इस खौफनाक हादसे को महसूस कर पाएंगे। देखिए, टूटे हुए पुल में फंसे ट्रक की इस तस्वीर ने गुजरात के विकास के दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए। वो गुजरात जिसके डेवलपमेंट मॉडल ने दुनिया भर में भारत की साख बनाई, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाता है, उसी गुजरात में 40 साल पुराने टूटे हुए पुल में फंसा ट्रक सिस्टम पर उठे सवालों का बोझ ढोता दिख रहा है। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं, जो ट्रक है अभी भी वहाँ पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। पुल के एक छोर के करीब मौजूद ट्रक किसी तरह खुद को बचाए खड़ा था और अधिकारी उसके पास जाकर मुआयना कर रहे थे। हादसे वाली जगह का मंजर ऐसा था कि ऊपर ट्रक पुल में फंसा था और नीचे नदी में गिरे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। पुल पर फंसे ट्रक को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक की हालत वाकई ऐसी थी कि अगर पुल में थोड़ी सी दरार और आ जाए तो ये ट्रक भी बाकी गाड़ियों की तरह नीचे गिर जाएगा। और ये सिस्टम की अनदेखी है, भ्रष्टाचार है। सिस्टम की अनदेखी से गुजरात में बड़ा हादसा हुआ, लेकिन गुजरात के आम लोगों ने आज दिल जीत लिया। ये बात सही है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ने वाले अधिकारी हादसे की खबर मिलने के बाद पहुंचे, लेकिन उनके आने से पहले ही वडोदरा के पादरा इलाके के लोग देवदूत बनकर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने नदी में गिरे लोगों को जिस तरह से बचाया, उनकी मदद की, उसकी तस्वीरें देखकर आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं। देखिए, पुल से नीचे गिरी कार में मौजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरा गांव टूट पड़ा। पानी के बीच सबने पहले तो गाड़ी पलटाई, इसके बाद गांव के लोगों ने खुद ही रेस्क्यू करना शुरू किया। पानी में फंसे लोगों को निकालने के बाद उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाया गया। गांव वालों की ये मेहनत रंग लाई, उनकी वजह से कई लोगों की जान बच पाई।
वडोदरा में नदी के पानी में रस्सी की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश हुई। और आप देख सकते हैं कि पानी इतना भारी है, बहाव इतना ज्यादा है, फिर भी यहाँ रेस्क्यू की कामगिरी हो रही है। एक ट्रक है, आप देख सकते हो। पुल से नीचे गिरने के बाद एक तरफ गाड़ियां नदी में डूबती जा रही थी, तो दूसरी ओर एनडीआरएफ और दूसरी रेस्क्यू की टीमें उन गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी थी। ट्रक के हर कोने में रस्सी लगाकर उसे किसी तरह पानी से निकालने की जद्दोजहद हो रही थी। और अपनी आंखों के सामने 12 लोगों को लापरवाही की वजह से दम तोड़ते देख स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस जगह पर पुल गिरा वहां के लोगों ने सरकार और सिस्टम पर कड़े और बड़े सवाल उठाए। देखिए। लोगों का आरोप था कि 40 साल पुराने पुल की जर्जर हालत जानकर भी अधिकारियों ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की। मात्र जो ब्रिज पे खड्डे थे वही खड्डे पुरवाए, जो उसका नीचे वाला स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर इन्होंने रिपेयरिंग नहीं करवाया। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाने वालों में कांग्रेस के पूर्व विधायक भी शामिल थे। उन्होंने तो पिछली बार गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नितिन भाई पटेल जो मार्ग मकान विभाग थे, डिप्टी सीएम थे, उनको बार बार रजूआतें यहाँ पे हमने की थी कि ब्रिज तात्कालिक दौरान अभी भारदारी वाहनों के जो लोडेल वाहन हैं उनके लिए ब्रिज बंद कर दिया जाए। स्थानीय नेताओं की मांग को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने पुल को चालू रखा। यहाँ तक कि पुराने पुल की जर्जर हालत पर कई आवेदन भी दिए गए, लेकिन हर बार सिर्फ मरम्मत ही हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।